वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोरेज क्लास। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज का, जो कि एग्जाम और इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो फुल एक्सप्लेनेशन में हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, और एक प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिकली इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास का मतलब क्या होता है? स्टोरेज क्लास नथिंग बट स्कोप एंड लाइफ टाइम फॉर अ वेरिएबल। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल की स्कोप और लाइफ टाइम डिफाइन होती है, तो वो स्टोरेज क्लास ही होता है जो कि हमें बताता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है और उसकी लाइफ टाइम क्या है। ठीक है, तो स्कोप का मतलब क्या होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इट रेफर्स वेयर इन द प्रोग्राम अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड। स्कोप का मतलब होता है कि प्रोग्राम में वेरिएबल कब एक्सेसिबल हो सकता है और कहाँ तक वो एक्सेसिबल है। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, एक फंक्शन है फन। इस फन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है एक्स नाम का। तो इस वेरिएबल का जो एक्सेसिबिलिटी है वो इस ब्लॉक के अंदर ही है, इसी ब्लॉक के अंदर तक ही ये एक्सेसिबल है। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? इट इज़ द ड्यूरेशन फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो, फन फंक्शन के अंदर ही हमारा एक्स वेरिएबल है, तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही इसका कॉलिंग हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये होता है लाइफ टाइम, जो कि बताता है कि वेरिएबल मेमोरी में कब एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक्स हैज़ अ लाइफ टाइम ओनली वाइल द फंक्शन इज़ रनिंग। जब फंक्शन रन करेगा, एक्स हमारा मेमोरी में रहेगा। जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही होता है लाइफ टाइम का मतलब। तो यहाँ पे स्टोरेज क्लास के कुछ टाइप्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी टाइप्स के ऊपर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और हर एक प्रोग्राम को प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑटो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्रामिंग में हर एक वेरिएबल का टाइप ऑटो ही होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सेकेंड होता है रजिस्टर, थर्ड हो गया स्टैटिक, और लास्ट हो गया हमारा एक्सटर्न। तो अभी चलो हम वन बाय वन क्या करते हैं इनके बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सारे स्टोरेज क्लासेस की लाइफ टाइम, स्कोप, स्टोरेज लोकेशन क्या होता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनकी क्या है। ठीक है, तो अगर हम ऑटो का बात करें तो ऑटो का जो स्टोरेज लोकेशन होता है वो रैम में होता है। ठीक है, इसका वेरिएबल रैम में जाके स्टोर होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है। हम प्रिंट करके आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ऑटो वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज कैसे आता है। ठीक है, और इसका जो स्कोप होता है विद इन ब्लॉक होता है, मतलब जिस ब्लॉक के अंदर ये बनाएंगे उसी ब्लॉक तक ही एक्सेसिबल रहेगा। और लाइफ टाइम मतलब जब तक वो ब्लॉक एक्टिव रहेगा तब तक ये वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, फिर होता है हमारा रजिस्टर। अगर कोई भी वेरिएबल को हम रजिस्टर टाइप क्रिएट कर देते हैं तो उसकी मेमोरी सीपीयू रजिस्टर में बनती है। रजिस्टर भी एक कंप्यूटर का मेमोरी होता है, बिल्कुल रैम के जैसा होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है और इसका जो स्टोरेज लिमिट होता है बहुत ही स्मॉल होता है। ये कंप्यूटर के सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी में से होता है। ठीक है, इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है और विद इन ब्लॉक इसका होता है स्कोप, और लाइफ टाइम सेम होता है कि जब तक ब्लॉक एक्टिव रहेगा तब तक ये हमारा एक्टिव रहता है। ठीक है, बस इस वेरिएबल को जो एक्सेसिबिलिटी होता है बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि ये रजिस्टर में स्टोर्ड होता है जाकर के। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा स्टैटिक। स्टैटिक का मेमोरी रैम के डेटा सेगमेंट में बनता है। ठीक है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो गार्बेज नहीं होती, ये जीरो होती है स्टैटिक वेरिएबल की। और इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक तक होता है या फिर फाइल तक होता है। हम प्रैक्टिकली ये प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे। और इसका जो लाइफ टाइम होता है, जब तक प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं होता तब तक स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर होता है हमारा एक्सटर्न। एक्सटर्न का मेमोरी भी रैम के डेटा सेगमेंट में ही बनता है, इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो होता है, लेकिन इसका जो स्कोप होता है एनीवेयर, मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन दूसरे फाइल में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम सेम होता है, जब तक प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये एक्सेसिबल रहेगा। एग्जाम्पल देखो, एक प्रोग्राम है यहाँ पे, एक स्टैटिक वेरिएबल है जो कि टॉप लेवल पे प्रोग्राम पे बना हुआ है ए नाम का। फिर एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हमारा ऑटो वेरिएबल है, रजिस्टर है और एक स्टैटिक वेरिएबल भी है। तो ये जो बी सी डी वेरिएबल है वो इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। ठीक है, फन फंक्शन के अंदर ही इनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो ए नाम का वेरिएबल है स्टैटिक है, लेकिन सारे फंक्शन के ऊपर है, टॉप लेवल पर है, तो इसके पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था स्टैटिक का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल भी होता है और पूरे फाइल में भी होता है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल है, पूरे फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। ये स्टैटिक वेरिएबल है, सिर्फ इस फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्लोबल स्टैटिक, ये हो गया लोकल स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है,
तो जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, ठीक है, इस लाइन पे, फिर ये भी 20 प्रिंट करेगा और ये भी 20 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फंक्शन का कॉल ख़त्म, तो ये वेरिएबल भी यहाँ पे ख़त्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है, वहाँ पे हम ए को प्रिंट कर रहे हैं। तो आप एक बात ध्यान देना कि जब हम लोग ए को प्रिंट कर रहे थे, इस फंक्शन के अंदर ए को प्रिंट किया था, तो ये 10 यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है, 10। और यही ए वैल्यू यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी 10 ही प्रिंट होगा। इस ए को हम कहीं भी पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल है। तो चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं हम, जिसमें हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि आउटपुट क्या आता है इसका। ऑलराइट, तो अब हम अपना प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपना फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करके VS कोड में ओपन कर लेना है। फिर आपको इस फाइल वाले आइकन पे क्लिक करके एक फ़ाइल बनाना है। तो मैंने स्टोरेज क्लास .c नाम का फ़ाइल बनाया हुआ है, जिस पे ये सिंटैक्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना कोड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले होगा एक फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने void डेमो नाम का फ़ंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं काउंटर, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दूँ, ऑटो इंट काउंट इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने, और काउंट की वैल्यू हम लोग इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पे काउंट को प्रिंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली कॉल कर देते हैं मेन फंक्शन में। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा कोड है। अभी क्या करेंगे, हम लोग इस कोड को रन करेंगे और आपको आउटपुट दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, ध्यान रखिएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट नॉर्मल यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया, इसकी वैल्यू 0 थी, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया, ये 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, अब अगर हम ये फंक्शन बार बार कॉल कर दें, 3 टाइम्स कॉल कर दें, ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ मैं। अब क्या करते हैं, इसको वापस से रन करते हैं। तो देखो ये 3 टाइम्स 1 ही प्रिंट कर रहा है। तो ऑटो स्टोरेज क्लास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जिसका जो एक्सेसिबिलिटी होता है वो विद इन ब्लॉक होता है। जिस ब्लॉक में ये होता है उसी ब्लॉक में इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी ऑटो और स्टैटिक में डिफरेंस होता है, तो अभी हम लोग स्टैटिक भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना दूँ, स्टैटिक इंट, ठीक है, स्टैटिक काउंट वेरिएबल है, इसका वैल्यू 0 है। तो क्या करते हैं, स्टैटिक काउंट को भी यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू भी हमने इंक्रीज़ कर दी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टैटिक काउंट को भी प्रिंट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को अभी रन करते हैं, आउटपुट देखना आप, ठीक है। देखो स्टैटिक काउंट का पहले 1 आउटपुट आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। क्यों, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो अपना प्रीवियस वैल्यू को कैरी करता है। और ये जो ऑटो है ये क्या करता है, ये लोकल वेरिएबल होता है, ये अपने वैल्यू को कैरी नहीं करता है, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, ऑटो का रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ लो, आपने किसी काम को लेके एक नोटबुक रेडी किया था। जैसे ही आपका वो काम ख़त्म हुआ, आपका नोटबुक में जो भी आपने नोट किया था उसका भी काम ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय कर दो उसको, ठीक है। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, लेट सपोज आपने किसी लॉकर में अपना सामान रखा हुआ है, तो अगर सामान लॉकर में है तो आपको उस सेम मटेरियल का रिक्वायरमेंट फ्यूचर में भी हो सकता है। तो जब भी आप उस लॉकर में जाओ तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि आपका जो सामान लॉकर में है आप वो एक्सेस कर पाओ। तो ये हो गया स्टैटिक का रियल एग्जांपल। अब यहाँ पे लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक और कोड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। रजिस्टर को समझाने के लिए हमें फंक्शन का नीड नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई वेरिएबल हम प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, हमें उसका रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो वेरिएबल बहुत ही फास्ट एक्सेस हो, उसका एक्सेसिबिलिटी फास्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और अपने पास ये फॉर लूप रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, ओके। तो अगर इस प्रोग्राम को अभी हम लोग रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट देखो 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मान लो सेम वही काउंटर वेरिएबल मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ, काउंटर इक्वल्स टू 20, ठीक। अब क्या करते हैं, वापस से हम उसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी रन कर रहे हैं प्रोग्राम को,
तो ये देखो यहाँ पे 20 प्रिंट कर रहा। तो अगर कोई डेटा ऐसा है, कोई वेरिएबल ऐसा है जिसे आप प्रोग्राम में मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो बहुत ही जल्दी एक्सेसिबल रहे, तो सीपीयू उसको अपने रजिस्टर मेमोरी में रख के इंस्टेड ऑफ टेकिंग रैम, तो आप उसको रजिस्टर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर वेरिएबल। और मैंने एक और बात बोला था कि स्टैटिक वेरिएबल, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्टैटिक, तो ये हो गया हमारा लोकल स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बना दूँ स्टैटिक इंट और एक और वेरिएबल यहाँ पे हम बना दें काउंट 0, तो ये होता है ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इस वाले स्टैटिक को सिर्फ इस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितने बार भी फंक्शन कॉल होगा ये अपनी वैल्यू कैरी करेगा, नेचर सेम रहेगा, बस एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड का हम बात करते हैं। तो एक प्रोग्राम हमने एक फाइल 1.c नाम की फाइल में बनाया जिसमें एक वेरिएबल बना हुआ है x नाम का। ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल जो हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए फाइल 1 में। एक और सी की फाइल हमने बनाई, दूसरी फाइल, और उसमें हम एक्सटर्न इंट x लिख रहे हैं। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये x नाम का वेरिएबल किसी फाइल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं उसे यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। मतलब इस वेरिएबल को हम दूसरी फाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो मेन फंक्शन के अंदर फाइल 2 के मेन फंक्शन में अगर हम x को प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पे 10 प्रिंट करके हमें दे रहा है, जबकि 10 वैल्यू हमने यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है, वो फाइल 1 में लिखा हुआ है। फिर भी हम इस वेरिएबल को फाइल 2 में एक्सटर्न कीवर्ड की मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं। यही एडवांटेज होता है एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ करने का कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे फाइल से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमारे पास 2 फाइल होगा और पहली फाइल की वेरिएबल को दूसरी फाइल में हम एक्सेस करेंगे। ओके, तो ये जो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक फ़ाइल है, ठीक है, और मैंने एक और सी फाइल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं डेटा नाम का, और उसमें 100 वैल्यू मैंने क्या किया है, स्टोर कर दिया है डेटा वेरिएबल में। इस फाइल में बस इतना ही कोड कर रहे हैं। अब इस फाइल में आते हैं और हम लोग अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, ग्लोबल एरिया में इसे इस तरीके से लिखना है, एक्सटर्न इंट डेटा, बस इतना लिखना है और मेन फंक्शन के अंदर आना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डेटा को प्रिंट कर देंगे। तो अभी प्रोग्राम को रन करके ये देखेंगे कि हम इस फाइल का जो डेटा है क्या इसको इस वाली फाइल में एक्सेस कर पा रहे कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल, तो कंपाइलेशन का कोड देखो यहाँ पे। सबसे पहले जीसीसी कंपाइलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा पहला फाइल जो कि इसी फोल्डर में है, सी लैंग्वेज फोल्डर में ही है, और इसी सेम फोल्डर में हमारा ये दूसरा फाइल है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट आना चाहिए इस वाले फाइल में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट के लिए एक फ़ाइल का नेम दे देते हैं अंकुश। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, यहाँ पे देखो अंकुश नाम का एक फ़ाइल बना हुआ है। ओके, तो इसको अगर आप ओपन करते हो तो इसमें तो मशीन कोड होगा, तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कंप्यूटर को यही समझ में आता है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, वो एक्सेस करते हैं आउटपुट। तो आउटपुट देखने के लिए हम क्या किए, अपने टेक्स्ट फाइल को रन कर दिया। तो यहाँ पे देखो डेटा आ गया, जो भी हमने प्रोग्राम कंपाइल किया था उसका कंपाइलेशन कोड इसमें था, इस फाइल में। तो हमने उसी फाइल को क्या किया, यहाँ पे बस टर्मिनल पे चला दिया। तो यहाँ पे देखो डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग प्रिंट देखो इस फाइल में किए हुए हैं और डिक्लेयर इस फाइल में किए हुए हैं, फिर भी ये काम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल से सी प्रोग्रामिंग का स्टोरेज क्लास। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।